चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग बायो के सेक्शन का एनालिसिस करना कि कौन सा पेपर क्वेश्चन किस चैप्टर से आया था और उसका आंसर क्या है। पहले हम लोग बॉटनी ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछ रहा है ये कि विच हार्मोन प्रमोट्स इंटरनोड एंड पिट्यूल एलोंगेशन इन डीप वाटर राइस। डीप वाटर राइस में कौन सा हार्मोन आपका इंटरनोड और पिट्यूल एलोंगेशन कराएगा। देखिए ये क्वेश्चन चैप्टर है इसका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आया है और इसमें बहुत सारे बच्चों ने नोड समझा होगा और आंसर लगा के आ गए होंगे GA3, पर इसका एक्चुअल आंसर है बेटा इथाइलिन। इथाइलिन के बारे में ये स्पेसिफिक बात कही गई है कि, और स्पेसिफिकली किसको रिलेट करके कहा गया, डीप वाटर राइस को, कि इन द डीप वाटर राइस इट विल एलोंगेट द पिट्यूल एज वेल एज इंटरनोड। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 पे चले जाते हैं। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से भी रिलेट कर सकते हैं या सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से किसी से भी रिलेट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हमसे पूछ रहा है कि मूवमेंट एंड एक्यूमुलेशन ऑफ आयन अक्रॉस अ मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कैन बी एक्सप्लेन बाय। देखो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कह रहा है, ठीक है, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाने को कह रहा है। तो ये कैसे एक्सप्लेन करते हैं, सबको मालूम है, ये बहुत ही आसान बात है। ये हम कैसे करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। जब हमें ATP खर्च करेंगे तो हमारा अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन जाना होगा, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। सबसे अच्छा हम एक्सप्लेन करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103 पे चले जाते हैं। 103 हमसे क्या पूछ रहा है उसको भी देख लेते हैं कि लार्ज कलरफुल फ्रेगनेंट फ्लावर्स विद नेक्टर आर सीन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का। देखिए लार्ज कलरफुल फ्रेगनेंट फ्लावर, फिर नेक्टर भी दे रखा है साथ में। देखिए नेक्टर को कौन नेक्टर को पसंद करता है भाई, इंसेक्टर तो भंवरे ही तो जाते हैं ना इंसेक्ट पे, इंसेक्ट ही तो जाएंगे नेक्टर वाले प्लांट पे, तो किसको पसंद होगा। 4 आंसर लगा दो इसका बिना कुछ सोचे समझे। इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट के पास होंगे लार्ज कलरफुल फ्रेगनेंट फ्लावर्स, है ना, खुशबू भी आए, नेक्टर भी हो, दूर से खूबसूरत लगे, ऐसे ही चाहिए इंसेक्ट को, और क्या चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका प्लांट टिश्यू कल्चर से रिलेटेड है ना। इसको हम लोग स्ट्रेटजीज में भी देख सकते हैं और स्ट्रेटजीज में देखेंगे। इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट लीफ मेसोफिल सेल आर पुट इन कल्चर मीडियम, ठीक है। लीफ मेसोफिल सेल को कल्चर मीडियम में डाल देगा, उसने क्या बनाया, कैलस बनाया, ठीक है। अब कैलस बनाया, ये फिनोमिना क्या कहते हैं कि क्या हो रहा है बेसिकली, कैलस बना क्या है, पैरेन्काइमा सेल है। देखिए कोई भी चीज़ जब अपनी प्रॉपर्टी को दोबारा से लेगी, जैसे पैरेन्काइमा सेल आपके बन गए, तो उसके बाद क्या हो रहा है कि दोबारा से कुछ और बनना है। तो जब ये ऐसी कोई प्रॉपर्टी आती है तो उसको हम लोग कहते हैं डी डिफरेंशिएशन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं कि कुछ बना, फॉर एग्जांपल परमानेंट टिश्यू बना, ठीक है। अब वो परमानेंट टिश्यू होके दोबारा से उसमें फॉर द डिवीजन एक्टिविटी आ गई, तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है डी डिफरेंशिएशन। ऐसे ही क्या होता है कि जब लीफ मेसोफिल सेल होते हैं ये बन चुके होते हैं, अब इनमें क्या आ रहा है कि दोबारा से मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी आ रही है। जब ये दोबारा से मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी आएगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो डी डिफरेंशिएट हो रहे हैं, है ना। तो दे आर रिगेनिंग देयर लॉस्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएशन। सो दिस इज व्हाई दे आर कॉल्ड, दिस फिनोमेना कैन बी कॉल्ड एज डी डिफरेंशिएशन। 104। चलिए 105 पे जाते हैं। 105 हमसे क्या पूछ रहा है, ठीक है, ये बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का है। द अर्थ समिट, ठीक है, वॉज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन द ईयर। देखो अर्थ समिट आपका पहले हुआ था, ध्यान रखिएगा, अर्थ समिट ऑकर फर्स्ट और वर्ल्ड समिट हुआ था बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे हो सकता है 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो गए हो। एक ऑप्शन है आपका 1992, एक है आपका 202। अर्थ समिट पहले हुआ था, हमेशा याद रखिएगा। तो अर्थ समिट ऑकर्ड इन द ईयर 1992। द आंसर इज दिस। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का आपका क्वेश्चन आया है बायोटेक का, ठीक है। ये कह रहा है कि ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड एथेनॉल, अगर मैं चिल्ड एथेनॉल ऐड कर दूंगा, ठीक है, और मैं प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस कर रहा हूँ rDNA टेक्नोलॉजी में, तो एडिशन करने से क्या होगा, जब भी जैसे ही आप चिल्ड एथेनॉल डालोगे DNA प्रेसिपिटेट होके बाहर आ जाएगा। करेक्ट आंसर होगा 1। ये हमारा 107वां क्वेश्चन जो है, दिस इज फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस
इन हायर प्लांट्स, ठीक है। ओ सॉरी, ये मेरे सॉरी 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 हाउ मेनी फॉर सिंथेसिस, दिस इज फॉर द रेस्पिरेशन, सॉरी। तो ये पूछ रहा है हमसे कि हाउ मेनी एटीपी एंड एनएडीपीएच आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल C3 साइकिल, ठीक है। आपने पढ़ा होगा C3 साइकिल में कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन, ठीक है, ये 3 होते हैं, ठीक है। अभी क्या होता है कि एक स्टेप पे आपका क्या होता है, ये साइकिल कितने टाइम चलती है आपकी, 6 टाइम चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ATP लगते हैं और 2 NADPH2 लग जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फिर क्या लगते हैं, आपका 1 ATP लगता है। ये कितना हो गया, एक साइकिल में आपका इतना होता है, तो 6 साइकिल में कितना होगा, 3 × 6 ATP और 2 × 6 NADPH2, ओके। तो ये आंसर हो जाएगा 12 ATP, सॉरी 18 ATP एंड 12 NADPH2, सिंपल। तो आंसर विल बी 1 18 ATP एंड 12 NADPH2। ऑलराइट, 108 क्वेश्चन, ठीक है। 108 क्वेश्चन जो हमारा आया है और इकोसिस्टम से आया हुआ है। यहाँ पर ये पूछ रहा है हमारा कि प्रोडक्टिविटी क्या है, इन द प्रोडक्टिविटी के बारे में दे रखा है। GPP इज़ अ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, NPP इज़ अ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो GPP माइनस R इक्वल टू NPP, ठीक है। हमें सबको पता है GPP में अगर R माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, NPP बचेगा। तो क्या R क्या है, R सब जानते हैं। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में आप रेस्पिरेशन लॉस निकाल दो तो क्या बचेगा आपका, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। ये फिर बायोटेक का सवाल आ गया। बायोटेक के सवाल में हमसे यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि इन जीन गन मेथड दैट इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस द एलियन DNA इनटू द होस्ट सेल, माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ व्हाट मेटल्स आर यूज। देखो बिल्कुल डायरेक्ट लाइन है, जीन गन मेथड में वी यूज द टंगस्टन और गोल्ड पार्टिकल, है ना, टू ट्रांसफर द DNA, ओके। So the answer will be tungsten or gold. That is ballistic और जीन गन मेथड। ये देखिए सवाल कराया हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से आया है सवाल। जो मैंने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उसमें आपका प्लियोट्रॉपी भी था। तो द फिनोमिना ऑफ प्लियोट्रोपिज्म किसे कहते हैं। प्लियोट्रोपिज्म तब होता है जब एक जीन कई सारे आपके मल्टीपल इफेक्ट शो करेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लियोट्रोपिज्म कहेंगे। तो आंसर हो जाएगा हमारा 2, ओके। अब यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, वन इज लेट असर्शन एंड दूसरा तो रीजन होगा ही, ठीक है। अब असर्शन ये कह रहे हैं भाई साहब कि लेट वुड हैज फ्यूअर ज़ाइलरी एलिमेंट विद नैरो वेसल, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जो लेट वुड आती है तो उसमें एक्टिविटी अच्छी होती नहीं है कैम्बियम की, तो फ्यूअर ज़ाइलरी एलिमेंट बनते हैं, ठीक है। और नैरो वेसल के होते हैं। तो मैंने तो रीज़न भी दे दिया। तो कैम्बियम इज़ लेस एक्टिव इन विंटर, बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। मैंने आपको बताया है जब आप असर्शन रीजनिंग करेंगे तो क्या करके देखना चाहिए। अगर आपको पता है कि भैया ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, हमें ये तो पता लग गया। लेट वुड हैज़ फ्यूअर ज़ाइलरी एलिमेंट विद नैरो वेसल, ये ट्रू है। कैम्बियम इज़ लेस एक्टिव इन विंटर, ये भी ट्रू है। तो अब ये देखना हमें बाकी है कि इट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन और नॉट। हम क्या करेंगे, सिर्फ एक वर्ड लगाएंगे यहाँ पर, बिकॉज, ठीक है। अगर हमारा बिकॉज यहाँ फिट हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये रीज़न जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो लेट वुड हैज़ फ्यूअर ज़ाइलरी एलिमेंट विद नैरो वेसल बिकॉज कैम्बियम इज लेस एक्टिव विंटर। तो हमारा आंसर क्या जा रहा है, 4, बिल्कुल सेंस बन रहा है ना। तो हमारा ये 111 का आंसर हो गया 4। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, सेल साइकिल सेल डिवीज़न से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पूछ रहा है कि अमंग यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन ऑफ DNA ऑकर इन विच फेज। सिंपल सी बात है भाई, एस फेज में होगा। DNA का रेप्लिकेशन किस फेज में होता है, एस फेज में होता है। कुछ इसमें डाउट वाली बात ही नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। 113 क्वेश्चन इज फ्रॉम द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और फैमिली के डिस्क्रिप्शन पे है। यहाँ पे फैमिली फेबियसी दी है, वो कह रहा है कि डिफर करती है सोलोनेसी से लिलिएसी से विद रिस्पेक्ट टू स्टेमन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। पिक आउट द करेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक टू फैमिली फेबियसी बट नॉट फाउंड इन सोलोनेसी और लिलिएसी, ठीक है। अगर आपको ये
पता हो, फ्लोरल फॉर्मूला पता हो, तो आपको याद होगा कि सिर्फ स्टेमन के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे कि इन केस ऑफ फेबियसी डाइडेल्फस एंड डाइथीकस एंथर्स आर फाउंड, दैट इज नॉट फाउंड इन सोलनेसी एंड लिलियसी। बहुत ही आसान है ये, सिंपल सा फॉर्मूले पे डिपेंड है। एक बार फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आप इसको आसानी से करके आ सकते हैं। तो आंसर होगा इसका ऑन द बेसिस ऑफ स्टेमन पूछ रहा है तो हम यही कहेंगे, डाइडेल्फस एंड डाइथीकस एंथर आर फाउंड इन फेबियसी बट नॉट इन सोलोनेसी एंड लिलियसी। ओके 114 करते हैं, एक्साइल प्लेसेंटेशन। ठीक है, ये भी मॉर्फोलॉजी के चैप्टर से क्वेश्चन आ गया। कह रहा है एक्साइल प्लेसेंटेशन इज ऑब्जर्व इन, एक्साइल प्लेसेंटेशन किस में ऑब्जर्व होता है? ठीक है, चाइना रोज में, चलो चाइना रोज में होता है, बीन्स में नहीं होता, ल्यूपिन में नहीं होता, टोमेटो में हो सकता है, डायंथस में नहीं, पी में नहीं, चाइना रोज में होता है, पिटूनिया में होता है, लेमन में होता है। तो हमारा आंसर हो गया बेटा 3, है ना, चाइना रोज, पिटूनिया एंड लेमन। डायरेक्ट एनसीईआरटी सवाल आ रहे हैं। ठीक है, 115 क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेट्रोस्पोरस। ये तो कई बार बच्चों को पढ़ाया जाता है कि हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट कौन कौन सा है। रट्टा मार लो आज भी कि साल्वेनिया एंड स्लेजनेला, दीज आर हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। बाकी के सब क्या होते हैं, मार्सिलिया को छोड़ के होमोस्पोरस। सवाल है हमारे पास लास्ट चैप्टर से, बेसिकली एनवायरमेंटल इशू से। द थिकनेस ऑफ ओजोन इन कॉलम ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, आंख बंद करके लगा गया आंसर, डॉप्सन यूनिट्स। डॉप्सन यूनिट्स में मेजर करा जाता है थिकनेस ऑफ ओजोन। 117 क्वेश्चन पे चले गए हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में है, लाइन है एनसीईआरटी की लाइन है कि व्हाट इज द फंग टाइसल्स इन द कॉर्न एंड कब, स्टाइल एंड स्टिग्मा दे ट्रैप पॉलन ग्रेन्स। क्या करते हैं? पॉलन ग्रेन को ट्रैप करते हैं, यही रोल होता है इनका फ्लावर में। अब अगला क्वेश्चन भी हमसे पूछ रहा है असर्शन रीजनिंग। असर्शन रीजनिंग में क्या दे रखा है इसने कि वन लेबल्ड असर्शन। ठीक है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन लाइफ साइकिल ऑफ मोज इज प्रोटोनेमा स्टेज। बिल्कुल सही बात है भैया, ये तो असर्शन तो हो गया ट्रू। ठीक है, और प्रोटोनेमा डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर प्रोड्यूस इन द कैप्सूल। ठीक है भाई, बिल्कुल ये भी बात सही है। ठीक है, अब ज़रा हम इसको देख लेते हैं कि ये हमारा बिकॉज लगाने से फिट बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है। तो बोथ आर ट्रू। द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज प्रोटोनेमा स्टेज बिकॉज प्रोटोनेमा डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम स्पोर प्रोड्यूस इन कैप्सूल। तो वी विल गो विद द, बिल्कुल सेंस बनना है हमारे इस आंसर का, तो वी कैन गो विद द ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 क्या कह रहा है हमसे कि both assertion and reason are correct and R is the correct explanation of A। अगला हमारे पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है भाई कि पहला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्या पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ये पहला स्टेटमेंट है बेटा, द फोर्स जनरेटेड ट्रांसपिरेशन कैन लिफ्ट अ जाइलम साइज कॉलम ऑफ वाटर ओवर 130 मीटर हाइट। ठीक है भाई, कोई गलत बात नहीं, ये ट्रांसपिरेशन का काम ही है कि पानी ऊपर तक लेके जाए, वरना फिर फायदा क्या है ट्रांसपिरेशन का। ठीक है, और दूसरा क्या है स्टेटमेंट सेकंड, ट्रांसपिरेशन कूल लीव सरफेस समटाइम 10 to 15 डिग्री। बिल्कुल भी सही बात है ये, यानी कि ये भी ट्रू हो गया तो ये भी ट्रू हो गया, यानी कि इवेपोरेटिंग क्या करता है? कूलिंग करता है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। स्प्रेइंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर ऑन जुवेनाइल कॉनिफर हेल्प हेस्टेनिंग द मैच्योरिटी पीरियड द लीड्स टू अर्ली सीड प्रोडक्शन। ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था बच्चों के लिए, बिकॉज बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे और आंसर गलत लगाए होंगे। 120 का जो आंसर होगा बेटा, हालांकि सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है, मगर कॉनिफर्स के केस में आपका जिब्रेलिक एसिड क्या करेगा? इट विल hasten the maturity period and it will lead to early seed production. The answer will be gibberellic acid. 124 ये आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से आया है क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है बेटे ये कि यहाँ पर ये पूछ रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स ऑन सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस
between genes to map their position on chromosome for the first time used by option है Sutton Boveri, Alfred Stuyvesant, Hanking और थॉमस एंड मॉर्गन। दो ऑप्शन है जो कंफ्यूज करने वाले हैं, एक तो है थॉमस एंड मॉर्गन, दूसरा है एल्फ्रेड स्टूवेंट। थॉमस एंड मॉर्गन के स्टूडेंट थे स्टर्टूवेंट, ठीक है। हालांकि थॉमस एंड मॉर्गन जाते हैं हमेशा किसके साथ, लिंकेज के साथ, ठीक है। मगर इन्होंने जो क्रोमोसोम का डिस्टेंस बताया था वो किसने बताया था, एल्फ्रेड स्टर्टूवेंट ने, ठीक है बेटा। तो 121 का आंसर हो गया 2। चलिए नेक्स्ट के पास चलते हैं। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग ये आपका मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से ही है। एक्सप्रेस सीक्वेंस देखो ये होता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में मेथोडोलॉजी जो इस्तेमाल करेगी थी उसकी बात कर रहा है। तो क्या था, हमने एक्सप्रेस वही, इसमें क्या करा गया था, हमने सीक्वेंसिंग उसी की करी थी जो कि एक्सप्रेस हुए थे किसकी तरह, आरएनए की तरह, है ना। एक था सीक्वेंस एनोटेशन, ठीक है, एक ब्लाइंड अप्रोच थी, और ये कैसी अप्रोच थी, ये एक स्पेसिफिक अप्रोच थी जिसमें कि सिर्फ उन्हीं जीन को सीक्वेंस करा जाएगा जो कि एक्सप्रेस होते हों आरएनए की तरह, ईएसटी, ठीक है। तो अपॉन, अब ये देखिए फिर से आ गया, अपॉन एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन डीएनए स्टेन्ड विद इथेरियम ब्रोमाइड, डीएनए स्टेन्ड विद इथेरियम ब्रोमाइड विल शो। जब आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं या फिर कुछ भी आप इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो डीएनए के बैंड्स बनेंगे, बैंड्स को देखने के लिए आप इथेरियम ब्रोमाइड डालेंगे। इथेरियम ब्रोमाइड क्या देगा, एक कलर देगा, वो कलर होता है ब्राइट ऑरेंज कलर। आपको डीएनए कैसा दिखेगा, ब्राइट ऑरेंज कलर का। अगला क्वेश्चन फिर से हमसे असर्शन रीजनिंग पूछ रहा है। असर्शन रीजनिंग में क्या हो रहा है कि यहाँ पर कह रहा है असर्शन एटीपी इज यूज्ड एट 2 स्टेप इन ग्लाइकोलिसिस। देखो ग्लाइकोलिसिस के अगर बड़ा बड़ा कैटेगरी में डिवाइड करना है तो ग्लाइकोलिसिस में आपका ग्लूकोज टूटेगा किसमें, पायरेविक एसिड में। तो इसको क्या करें, दो बड़ी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। एक वो स्टेप जिसमें कि हम एटीपी को देते हैं, डालते हैं, इनपुट फेज। तो उस स्टेप में क्या होता है कि एटीपी यूज्ड हो जाता है, तो ये 2 स्टेप में होता है। तो ये पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। जैसे ग्लूकोज से आपका बनेगा क्या, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, ठीक। यहाँ पर मैं समझा दे रहा हूँ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनेगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बनेगा, फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट। तो भैया जो मैं इतने सारे फॉस्फेट बोल रहा हूँ ये आए कहाँ से, जब ग्लूकोज में जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जोड़ा गया होगा तब एटीपी इस्तेमाल हो गया। ग्लूकोज में जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना तब आपका एटीपी इस्तेमाल हो गया। जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज बना, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना, ठीक है। तब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट बना। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर भी एक एटीपी इस्तेमाल हुआ। तो 2 एटीपी तो इस्तेमाल हो गए 2 स्टेप पे। अब रीजन समझ लेते हैं, ये स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया। अब पहला कह रहा है फर्स्ट एटीपी इज यूज्ड इन कन्वर्टिंग ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, बिल्कुल सही बात है, ये भी करेक्ट है। सेकंड एटीपी इज यूज्ड इन कन्वर्टिंग फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इनटू फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट, बिल्कुल सही है। तो भाई इस हिसाब से तो हमारा तो असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो वी विल गो विद द आंसर 4। 125 मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से फिर से सवाल आ गया है। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हमसे सवाल क्या हो रहा है, ये पूछ रहे हैं कि आपका अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ डीएनए दैट इज जेनेटिक मटेरियल, ये किसने प्रपोज करा था, ठीक है। अनइक्विवोकल, भाई अनइक्विवोकल तो हमें दिया था किसने, हर्शी एंड चेज ने, सब जानते हैं, हर्शी एंड मार्था चेज। इसे डायरेक्ट लाइन है, पर इतना इजी क्वेश्चन है, इसमें क्या समझाया जाए। ये कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ फिर हमसे अच्छा इकोसिस्टम से है और हमसे पूछ रहा है कि डिकम्पोजिशन के स्टेप पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा ठीक, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा आपका, अच्छा करेक्ट स्टेटमेंट पूछा, सॉरी मैंने, ठीक है। डिट्राइटिवोर्स परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन, बिल्कुल सही बात है। जो डिट्राइटिवोर्स होता है वो जो अर्थवर्म होता है वो आपको परफॉर्म करेगा फ्रेगमेंटेशन। अगला स्टेटमेंट कह रहा है, ये ट्रू हो गया। अगला स्टेटमेंट कह रहा था ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन, ठीक है। उसका वैसे भी स्लो होता है ह्यूमस का डिग्रेडेशन, तो थोड़े माइक्रोब्स और लग जाते हैं, फर्दर डिग्रेड होते हैं।
अगले बात करें वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन इनटू द सॉइल एंड गेट प्रेसिपिटेटेड इन अ प्रोसेस कॉल्ड लीचिंग। ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, अगला स्टेटमेंट कह रहा है द डिट्राइटस फूड चेन बिगिन विद, नहीं भाई डेड से शुरू होगा ना, ये तो फॉल्स हो गया। अर्थवर्म ब्रेक डाउन डिट्राइटस एंड स्मॉल पार्टिकल, ठीक है ये भी गलत है, वो फ्रेगमेंटेशन का पहला ही स्टेटमेंट। तो हमारा ए सही है, बी सही है और सी सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए बी सी ओनली। ऑलराइट, चलिए हम अगले पे चलते हैं। 127 में पी क्या फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है। द रिएक्शन सेंटर पी एस सेकंड हैज एन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम एट 680 नैनोमीटर। ये तो सोचना ही नहीं, ऐसे लगाया है, 10-10 सेकंड के सवाल है ये। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या कह रहा है, इन एंजियोस्पर्म हैप्लॉइड डिप्लॉइड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्टिलाइज एम्ब्रियो सैक। हैप्लॉइड डिप्लॉइड ट्रिप्लॉइड पूछ रहा है। देखो यहाँ पर एंटीपोडल हैप्लॉइड है, सिनर्जिड भी हैप्लॉइड है, प्राइमरी एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड है, मगर सिनर्जिड तो उसने हैप्लॉइड हो गया ना, तो यहाँ पर क्या हुआ एन और 3n, ये गलत हो गया। फिर आपका कह रहा है सिनर्जिड n और जाइगोट 2n, फिर क्या कह रहा है प्राइमरी एंडोस्पर्म 3n। तो भाई हैप्लॉइड डिप्लॉइड ट्रिप्लॉइड, आई विल गो विद द आंसर 2। जाऊंगा नहीं अगले पे। विच माइक्रोन्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन आया है और कह रहा है कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए होगा फॉर द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। क्लोरीन आयन के साथ आपको चाहिए होता है मैग्नीज, ठीक है, आपको क्या चाहिए होता है मैग्नीज, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि मैग्नीज चाहिए होता है। बहुत सारे बच्चे लगा के आ गए होंगे क्या मैग्नीशियम, मगर यार आंसर क्या है बेटा मैग्नीज। 130 पे हम पहुंच गए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस सेल साइकिल सेल डिवीजन से आ गया, इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। एनाफेज 1 में कभी भी डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर नहीं होता, किसमें होता है एनाफेज सेकंड में। कंफ्यूज करा भी नहीं है इन्होंने जरा सा भी बच्चों को, एनाफेज ही दिया वो भी सेकंड, ठीक है। तो एनाफेज सेकंड में होता है डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, तभी तो क्रोमोसोम जो होते हैं इक्वल हो जाते हैं मियोसिस सेकंड में सब सेल में। चलिए कोई बात नहीं, 131 को देखते हैं। ओ बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन है, सेलुलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विद आयोडीन बिकॉज। हाँ भाई सेलुलोज कब नहीं बनाता, ये ठीक है, क्यों, क्योंकि इट इज़ अ हेलिकल मॉलिक्यूल, नहीं इट डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसिस, ठीक है, ये यही आंसर बिल्कुल करेक्ट है, एंड हेंस कैन नॉट होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल। चलिए बिल्कुल सही आंसर है। अभी आ गया ऑर्गेनिज्म बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में आ गया, फिर से हम लोग पहुंच गए हैं कि अमंग द इवल क्वाड्रेट, 4 इवल क्वाड्रेट में विच वन इज कंसिडर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट। कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द स्पीशीज क्या होगा, किसी घर उजाड़ दोगे तभी तो उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज हो जाएगा हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ये तो कई बार पढ़ाया जाता है बच्चों को। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज क्या है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, क्या है, कई बार कहा था आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए वर्ल्ड के तीनों याद कर लेना, ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, मॉलिकुलर का सवाल है ये, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, मेनली आपका फर्स्ट जो रिलेटेड होता है वो आर से है, सेकेंड विद द एच एन है, और थर्ड जो है दैट इज विद द टी आर एन ए। तो हमारा टी आर एन ए अगर सिर्फ देख लें तो टी आर एन ए हमें यहाँ मिल जाता है, हालांकि और भी याद करना चाहिए कि और साथ में क्या बनाएगा 5 एस आर एन ए एंड एस आर एन ए, ओके। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, फिर से हमारे पास 2 स्टेटमेंट आ गए हैं। यहाँ पर कह रहा है एंडार्च एंड एक्सार्च आर टर्म ऑफन यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम इन द प्लांट बॉडी। एंडार्च और एक्सार्च जो है वो सेकेंडरी जाइलम को नहीं, भाई सेकेंडरी जाइलम को नहीं बताते हैं, वो किसको बताते हैं, प्राइमरी जाइलम को। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। दूसरा क्या बात कर रहा है कि एक्सार्च कंडीशन इज मेनली फाउंड इन मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ रूट सिस्टम। भाई हाँ, रूट सिस्टम में एक्सार्च ही तो होगा, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होना चाहिए तभी तो वो एब्जॉर्ब करेगा, करेक्ट है भाई, ये तो ऑप्शन करेक्ट हो गया। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो गया और स्टेटमेंट सेकंड कैसा हो गया आपका, करेक्ट हो गया। चलिए भाई, फिर से सेल साइकिल सेल डिवीजन से सवाल आ गया है, तो ये हम पढ़ लेते हैं क्या पूछ रहे हैं भाई। कह रहा है द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल
एकर विच सब स्टेज ऑफ प्रोफेस वन ऑफ मियोसिस। पहली बात तो रिकॉम्बिनेशन नोडुल का फंक्शन याद हो ना कि भाई ये क्रॉसिंग ओवर में मदद करता है। तो क्रॉसिंग ओवर जो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल कौन सी स्टेज में होता है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑकर इन द पैकाइटिन स्टेज। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? पैकाइटिन स्टेज। सिंपल। टाइम बचाने वाले क्वेश्चन थे सारे, टाइम सेविंग कर लेते हैं इन छोटे छोटे आंसर को लेके। अगेन हम असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। इन जिम्नोस्पर्म द पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम। सही बात है। एंड कैरीड बाय एयर करंट। यस, ये स्टेटमेंट सही है ना। माइक्रोस्पोरेंजियम से निकल के कहाँ जाते हैं? हवा ले जाती है इनको। रीज़न क्या दे रहा है भाई? रीज़न बोल रहे हैं कि द एयर करंट कैरी द पॉलन ग्रेन टू द माउथ ऑफ आर्किगोनिया वेयर द मेल गैमीट्स आर डिस्चार्ज एंड पॉलन ट्यूब इज नॉट फॉर्म। नॉट नहीं भैया, पॉलन ट्यूब नहीं बनेगी तो पॉलन ग्रेन में तो फिर फायदा क्या पॉलन ग्रेन का? तो ये तो भाई बात क्या हो गई? फॉल्स हो गई। तो क्या हो गया? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, तो हम वी विल गो विद द आंसर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ठीक है, तू कह रहा है कि नॉट करेक्ट, बताओ भाई। Algal bloom cause excess of organic matter in water, improve water quality and promote fisheries। ऐसा कभी नहीं हो सकता। एल्गल ब्लूम जहर होता है, मतलब जहर इन मतलब ऐसे करिए। एल्गल ब्लूम खतरनाक होता है। ये क्या करेगा? ये मछली को मार देगा, वहाँ की डिजॉल्व ऑक्सीजन खत्म कर देगा और मछलियाँ क्या होंगी? मर जाएंगी। तो बिल्कुल उल्टा लिखा है, यही हो गया। दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following combination is required for the chemiosmosis? ठीक है, ये chemiosmosis के बारे में पूछ रहा है। कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं? chemiosmosis कहाँ होगा? ल्यूमन में होगा। ल्यूमन में क्या क्या चाहिए होता है? एक तो ल्यूमन की थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, कहीं मेम्ब्रेन दिया है 1 और 4 में दिया है। एक तो मेम्ब्रेन हो गई, ये मेम्ब्रेन हो गया हमारे पास। फिर क्या होगा? प्रोटॉन पंप चाहिए होगा, F0 पार्टिकल। ठीक है, प्रोटॉन पंप हो गया हमारा F0। और क्या चाहिए होगा हमें? ATP सिंथेसिस F1 हो गया। ठीक है, ATP सिंथेस तो प्रोटॉन पंप, ATP सिंथेस कहाँ पर है? ठीक है, और अंदर क्या बन जाएगा? प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाना चाहिए 4, मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड ATP सिंथेस। 138 का हो जाएगा आंसर 4। 139 पे चलते हैं। ये कह रहा है मैच करा दो, करा देते हैं भाई। मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट सेकेंड। एम फेज, एम फेज में क्या होगा? चलो एम फेज में तो बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा, अगर माइटोसिस की बात कर रहा है तो इट कैन मैच विद द इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, G2 फेज में क्या होगा? प्रोटीन बनते हैं, सबको पता है। क्विसेंट स्टेज कैसी होती है? क्विसेंट स्टेज G1 फेज कैसी होती है? जीवन इंटरवल बिटवीन। तो ये हो गया आपका इनएक्टिव फेज। मुझे पता था इनएक्टिव होता है, मगर सेल मेटाबॉलिकली इनएक्टिव नहीं होता। ठीक है, इनएक्टिव फेज कहलाती है। तो आंसर हो जाएगा A का 4 हो गया, तो A का 4 हो गया, B का फर्स्ट हो गया, तो मेरा आंसर हो गया सेकेंड। 139 पे पहुंच गए, 140 पहुंच गए हैं। कह रहा है अच्छा ठीक है, लास्ट ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से आया है। ठीक है, म्यूचुअलिज्म का सिंबल मैच करना है। ठीक है, म्यूचुअलिज्म का सिंबल होता है प्लस प्लस, कमेंसलिज्म का प्लस सिंबल होगा +0, अमेंसलिज्म का सिंबल होगा -0, पैरासिटिज्म का मतलब होगा ±। तो यहाँ पर हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे? 140 का आंसर हो जाएगा आपका 1। A का हो गया 4। ठीक है, A का 4 कहाँ पर? सब में A का 4 है। B का हो गया +0 1। ठीक, B का हो गया 1। मतलब C का हो गया हमारा आंसर सेकेंड, नहीं सेकेंड हो गया, हाँ सेकेंड। और D का हो गया 3rd। करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। चलो 141 पे पहुंच गए। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 पढ़ लेते हैं। गॉसेज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या कह रहे हैं कि 2 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज कैन नॉट को एग्जिस्ट इंडेफिनेटली एंड कम्पिटिटिवली इंफीरियर विल बी एलिमिनेटेड। ये ब्रेनिकल्स का एग्जाम्पल दे रखा था, है ना, टाइड्स पे। वहाँ पर जो सुपीरियर ब्रेनिकल्स हैं वो रहने नहीं देते इंफीरियर को। ये कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। इसमें अबंडेंट टॉर्टॉइस का भी एग्जाम्पल दिया था। ये बात तो सही है गॉस की। ठीक है, स्टेटमेंट 1 तो हम करेक्ट मानना है कि हम लिख दे रहे हैं भैया C हो आप। स्टेटमेंट 2 देख ले रहे हैं। इन जनरल कार्निवोर्स आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कंपटीशन। वो भाई गलत बात है भाई, हर्बीवोर से ज़्यादा कैसे का अफेक्ट हो जाएंगे? ये स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट। तो हमारा स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट का फॉल्स है। ठीक है, 141 का हो जाएगा आंसर 2। ओके, 142 पे पहुंच गए हैं। कह रहा है ये मिनरल न्यूट्रिशन से आ गया। आयरन किस काम आता है? आयरन आपका एक्टिवेटर होता है कैटलेस का।
ठीक है। बोरोन, बोरोन किस काम आता है? बोरोन आता है सेल एलंगेशन और डिफरेंशिएशन का। ठीक है, ठीक, सेल एलंगेशन एंड डिफरेंशिएशन का। ठीक है भाई। जिंक आपके काम आ सकता है सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन का। मॉलिब्डेनम इज अ कंपोनेंट ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेस। ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1, तो मेरे पास 2 आंसर आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है वो आपको मालूम है कि ये मर्दों में पाया जाता है। दिस डिसऑर्डर व्हाट डिस्क्राइब बाय लैंगडन डाउन। नहीं भाई, डाउन ने तो आपका डाउन सिंड्रोम बताया था ना। सच इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट, हाउएवर फेमिनिन डेवलपमेंट इज आल्सो एक्सप्रेस लाइक द गायनेकोमेशिया। बी स्टेटमेंट करेक्ट हो गया भाई। द इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टेचर्ड। नहीं भाई, इसमें नहीं होता, टर्नर में दिखता है वो। डी में क्या कह रहा है? फिजिकल साइकोमोटर मेटल लिखा है, मेंटल है। मेंटल डेवलपमेंट इज फिजिकल तो नहीं कह सकते। साइकोमोटर मेंटल डेवलपमेंट तो रिटार्ड होता है, तो ये सी और डी भी आपके कैसे हो गए? इनकरेक्ट हो गए। सच इंडिविजुअल आर स्टेराइल, तो ये इंडिविजुअल कैसे हैं आपके? स्टेराइल होते हैं, तो आई विल गो विद द बी एंड ई ऑप्शन। 145 क्वेश्चन को देख लेते हैं। 145 क्वेश्चन हमसे कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन्स डज राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ? कितनी डिफरेंट प्रोटीन्स है? सिंपल सा आंसर है 80 डिफरेंट प्रोटीन्स आर राइबोसोम हैव। मिलेनाइट इनिबिट करता है ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया बाय इनिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ। टफ क्वेश्चन था बच्चों के लिए ये, मगर ये आप देखें प्रेडिशन से बचने के लिए जो बिहेवियरल जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस करता है उसमें ये आपका है कि बेसिकली क्या काम करता है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज जो है बेसिकली उसकी एक्टिविटी को ख़त्म कर देता है, इनएक्टिव कर देता है। ये आपका आंसर हो जाएगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। मैच करना है कॉलम 1 को, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। यहाँ पर है हमारा कोहेशन। कोहेशन मत कर, म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल। एडिशन का मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन टुवर्ड द पोलर सरफेस। ठीक है। सरफेस टेंशन का मतलब क्या होता है? मोर अट्रैक्शन टुवर्ड द लिक्विड फेज। ग्रेडेशन क्या होता है? वाटर लॉस इन अ लिक्विड फेज। तो हम लोग कोहेशन को कर रहे हैं सेकंड से। ए का सेकंड हो गया, बी का 4th हो गया, खत्म होगी बात। ठीक है। तो मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, हमारे पास ऑप्शन क्या? सिट्रेट, पायरुवेट। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज में ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है। ग्लाइकोलिसिस, सिट्रेट डिहाइड्रो पायरुवेट। ठीक है। ईएमपी हमारा ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या हुआ कि ईटीएस। इसको इसी नाम से याद रखें, ईटीएस होगा। और टीसीए हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल होगा। ठीक है। तो ए का हमारा आंसर हो गया 4, सॉरी ए का हमारा आंसर हो गया 2, तो हमारा ऑप्शन हो गया 3rd। 149 पे चलते हैं। 149 पे कह रहे हैं गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 1 इज लेबल्ड एज असर्शन ए, 1 इज लेबल्ड। ठीक है, वो असर्शन इज, पहले पढ़ ले रहे हैं। असर्शन दे रखा है फ्लावर इज डिफाइंड एज मॉडिफाइड शूट वेयर इन द शूट अपिकल मेरिस्टेम, वेयर इन द शूट अपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टेम। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट बात है कि भाई फ्लावर क्या मॉडिफाइड शूट है, जहाँ पर शूट अपिकल मेरिस्टेम जो है वो बदल जाएगा किसमें? फ्लोरल मेरिस्टेम में। अगला क्या कर रहा है? रीजन क्या दे रहा है? इंटरनोड ऑफ शूट गेट्स कंडेंस टू प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस लेटरली एट सक्सेस। ठीक है भाई, ये भी बात सही है, करेक्ट है। अब इसमें देख ले रहे हैं कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है नहीं है। A flower is defined as a modified shoot where in a shoot apical meristem changes to floral meristem because internode of shoot gets condensed to produce। ठीक है भाई, ये भी बिल्कुल सेंटेंस बना रहा है, तो आई विल गो विद द बोथ ए आर ट्रू एंड दीज आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, करेक्ट हो गया। लास्ट क्वेश्चन पे हम बॉटनी के आ गए हैं और देख लेते हैं इसमें क्या कर रहा है। मेन स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ RDNA। ठीक है, उसको अरेंज करना है, कोई बात नहीं। पहले क्या करोगे? DNA आइसोलेट करोगे, तो C पहला हो गया। तो 2 ऑप्शन है हमारे पास, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड DNA। ठीक है, 1 2 आ गए। दूसरा क्या करोगे? इसको कट कर दोगे, फिर क्या होगा? कटिंग ऑफ DNA एट। ठीक है, तो CB। तो ऑप्शन तो मुझे मिल गया है, CBD है, तो आप देख लो। फिर क्या करोगे? एम्पलीफिकेशन करोगे, देन इंसर्शन करोगे, आपका रिकम्बिनेंट DNA बन के तैयार। CBD विल बी द आंसर।